जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 11 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। और ये जो भी एनालिसिस होगी और जो एक्सप्लेनेशंस दिए जाएंगे वो MCQ फॉर्मेट में दिए जाएंगे, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो ज़्यादा देर तक रिटेन रह पाए। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अपने पहले MCQ की ओर। साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अग्नि 1 मिसाइल। ठीक है, अग्नि 1 मिसाइल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, तभी आप प्रॉबेबली सही आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अग्नि 1 से रिलेटेड स्टेटमेंट्स देख लेते हैं ऑप्शंस के तौर पे। पहला ऑप्शन है आपके सामने, अग्नि 1 इज द फर्स्ट मिसाइल इन अग्नि सीरीज एंड इज डिजाइंड एज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। Second option, it is primarily intended for use as tactical weapon with a focus on conventional payloads. Third option है, Agni 1 is a part of integrated guided missile development program. और last option है, Agni 1 is a strategic weapon capable of carrying a nuclear payload. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो साथियों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी। ठीक है, ये इट इज़ प्राइमरली इंटेंडेड फॉर यूज एज ए टैक्टिकल वेपन, तो ठीक है, विद अ फोकस ऑन न्यूक्लियर पेलोड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये अगर सही है तो ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर पेलोड्स की बात होगी, ना कि कन्वेंशनल पेलोड की बात होगी। ठीक है, तो अग्नि 1 क्या है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अग्नि सीरीज का पार्ट है। ठीक है, अग्नि सीरीज का पार्ट है। अभी क्या हुआ था, अभी इसकी ट्रेनिंग लॉन्च हुई थी, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, ये ऐसी पहली मिसाइल है जो कि स्ट्रैटेजिक वेपन और स्ट्रैटेजिक वेपन के साथ साथ न्यूक्लियर पेलोड को होल्ड करेगी। ठीक है, स्ट्रैटेजिक वेपन के साथ साथ न्यूक्लियर पेलोड को होल्ड करेगी। ठीक है, तो एक टैक्टिकल वेपन्स होते हैं। ठीक है, एक टैक्टिकल वेपन्स होते हैं और एक स्ट्रैटेजिक वेपन्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक वेपन्स वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियर यूज़ होता है, न्यूक्लियर पेलोड यूज़ होते हैं। और टैक्टिकल वेपन्स वो होते हैं जो नॉन न्यूक्लियर यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो अग्नि 1 है वो प्राइमरली क्या करेगा, डिटरेंट फैक्टर ऐड करेगा। डिटरेंट मतलब जो भी एनिमी है उसको डिटर करेगा, उसको मतलब ये नहीं बोले, मतलब डिस्करेज करेगा कोई भी अटैक करने के लिए इंडिया पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एडवर्सरीज जो भी हैं इंडिया के, वो इस पेलोड की वजह से, इस मिसाइल की वजह से जो है डरेंगे या मतलब डिस्करेज हो जाएंगे इंडिया पे अटैक करने पर। ठीक है, तो डिटरेंट का मतलब होता है डिस्करेज करना। ठीक है, और ये पहला वेरिएंट है किसका, अग्नि सीरीज मिसाइल का, अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान दीजिए कि सारे ऑप्शंस पढ़िएगा, सारी चीज़ें देखिएगा, और सारे जो है इन अग्नि मिसाइल्स के जो भी फीचर्स यहाँ बताए गए हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, टैक्टिकल वेपन with focus on nuclear strategic weapon with a focus on nuclear payload, फिर एक्ट एज अ डेटरेंट, और किस सीरीज के अंदर और किस मिशन के अंदर है, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये डेवलप किया जा रहा है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको ये बताना है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय जर्मन वॉच। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो कि रिलीज करता है जर्मन वॉच, उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है 2023 में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 5th, सेकेंड ऑप्शन है 6th, थर्ड ऑप्शन है 7th, और लास्ट ऑप्शन है 8th। तो इंडिया की कितनी रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि रिलीज करता है कौन, जर्मन वॉच। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 7th। ठीक है, 7th जो है सही आंसर है। लास्ट टाइम इसमें इंडिया की रैंक थी 8th। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिया हैज़ फर्दर इम्प्रूव्ड इट्स ग्लोबल CCPI मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग बाय सिक्योरिंग 7th पोजीशन। लास्ट ईयर इट वाज 8th। ठीक है, CCPI कौन रिलीज करता है, तो जर्मन वॉच रिलीज करता है। ठीक है, जर्मन वॉच रिलीज करता है। और आपको ये देखना है अब कि कौन कौन से 4 कैटेगरीज में जो है रैंकिंग तैयार की जाती है। जो GHG एमिशंस होते हैं, फिर रेन्यूएबल एनर्जी होती है, फिर एनर्जी यूज़ होती है, फिर क्लाइमेट पॉलिसी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी, GHG एमिशंस, रेन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, कौन कौन सी, ग्लोबल एमिशंस, और सबका स्कोर भी अलग अलग है। जो एमिशंस है उसको सबसे ज़्यादा जो है वेटेज दिया गया है 40% का। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी को 20-20% ईच। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी क्या कैटेगरीज हैं क्लाइमेट की, क्लाइमेट की कौन सी कैटेगरीज हैं ध्यान देना है।
GERM। इसको देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होगा, ठीक है। क्लाइमेट आप पहले याद रखें, क्लाइमेट से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। इसको कौन निकालेगा, तो याद रखिएगा क्लाइमेट की वजह से जर्म बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक जर्म से तो ये हो गया कि जर्मन वॉच इसको रिलीज करता है। दूसरा है जो वेटेज है, जी से याद रखिएगा GHG एमिशंस, ई से याद रखिएगा एनर्जी यूज, आर से याद रखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी, और एम से क्या याद रखेंगे, मेन क्लाइमेट पॉलिसी। यहाँ पे लिख लीजिए मेन क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। एम से याद रखिएगा मेन क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है, मेन क्लाइमेट पॉलिसी। तो इससे हमारे दो दो काम हो गए जर्म से। एक तो जर्म से जर्मन वॉच निकालता है, देखिए GERM इसमें भी है, और GERM इनके सारे इनिशियल्स में भी है, जो कि इनकी कैटेगरीज है, जो कि कंट्रीज को रैंक करता है अंडर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं एक बार, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट खराब होने की वजह से क्या हुआ है साथियों, जर्म आ गए हैं, ठीक है, जर्म, GERM। ये ट्रिक बता रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट से क्या याद रखना है आपको, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। इसको निकालता कौन है, तो जर्म निकालता है, ठीक है। जर्म से क्या है, जर्मन वॉच, GERM देखिए इसमें है जर्मन वॉच, और इसकी कैटेगरीज भी GERM ही है, ठीक है। जी से क्या है, GHG एमिशंस, ठीक है। ये सबसे पहले आ रहा है जी, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्कोर इसी का है 40%, ठीक है, 40%, ठीक है। ई से क्या है, एनर्जी यूज है, आर से क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और एम से क्या है, मेन क्लाइमेट पॉलिसी है, ठीक है। इन तीनों की जो वेटेज है वो 20-20% ईच है, और जो जी है मतलब GHG एमिशन है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है, वो उसका जो वेटेज है वो 40% है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज सुवास इंट्रोड्यूस बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुवास क्या है आपको ये बताना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सुवास स्टैंड्स फॉर सुप्रीम वर्चुअल असिस्टेंट सिस्टम, अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर लीगल प्रैक्टिशनर्स। सेकेंड ऑप्शन है सुवास इज एन AI ड्रिवन ट्रांसलेशन टूल फॉर ट्रांसलेटिंग इंग्लिश जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, इट इज़ अ लीगल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस। और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने, इट इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लीगल प्रैक्टिसेस। तो इन चारों में सुआस का क्या काम है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ एन AI ड्रिवन ट्रांसलेशन टूल फॉर ट्रांसलेटिंग इंग्लिश जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। तो जितनी भी इंग्लिश जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, रीजनल लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। इसका नाम है सुवास, ध्यान दीजिएगा सुवास, ठीक है। क्या करेगा ये एक फैसिलिटेट करेगा रीजनल लैंग्वेजेस को, ठीक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस है, जजमेंट्स हैं, और भी चीज़ें हैं, जो भी जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रीजनल लैंग्वेजेस में क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। और ये टूल किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत अभी क्या हुआ है, 11 इंडियन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। मतलब इंग्लिश जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स को 11 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सुवास क्या है, तो ये AI ड्रिवन ट्रांसलेशन टूल है, जो कि इंग्लिश जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करेगा रीजनल लैंग्वेजेस में। और अभी तक 11 इंडियन लैंग्वेजेस को यूज़ के जो है इंग्लिश जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स को 11 इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट और ट्रांसलेट कर दिया गया है, ठीक है साथियों। ये भी ध्यान रखिएगा कितनी इंडियन लैंग्वेजेस को ये अभी जो है केटर कर रहा है, तो 11 इंडियन लैंग्वेजेस को केटर कर रहा है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। थर्ड क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हेन वाज द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लॉन्च्ड। तो लीड IT ग्रुप कब लॉन्च हुआ था आपको ये बताना है, ठीक है। व्हेन वाज लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लॉन्च्ड, ये हम लोग ने कई बार क्वेश्चन पढ़ा है, तो हम आशा करते हैं आपको ये आना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 2017, सेकेंड ऑप्शन है 2018, थर्ड ऑप्शन है 2019, और लास्ट ऑप्शन है 2020। तो साथियों इसका सही आंसर है 2019, ठीक है। ये 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था रिसेंटली, लीड समिट जो है, जो कि होस्ट करते हैं कौन कौन, इंडिया और स्वीडन, ठीक है। स्वीडन और इंडिया होस्ट करते हैं लीड IT को,
ठीक है। लीड आईटी समिट जो है वो इंडिया और स्वीडन होस्ट करते हैं। इन्होंने कब लॉन्च किया था ये? तो ये लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में एंड सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी हाल ही में इसकी जो है समिट हुई थी लीड आईटी की, ठीक है। कहाँ पे? अभी हम लोग ने देखा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो एनुअल समिट हो रही है, एनुअल क्लाइमेट समिट दुबई में, वहाँ पे ये कंडक्ट की गई थी, ठीक है। लीडरशिप आई ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन क्या है? तो ये इंडस्ट्री जो कोल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है उसको नॉन फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लो कार्बन पाथवेज जो है एक्सप्लोर किए जा रहे हैं एंड दिस विल सॉर्ट सी ट्रांजिशन ऑफ चैलेंजिंग सेक्टर्स सच एज स्टील, सीमेंट एंड केमिकल्स एंड एविएशन टू लो कार्बन पाथवेज, ठीक है। तो लो कार्बन पाथवेज के लिए ये काम कर रहा है कौन कौन? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो है अभी समिट हुई थी हाल ही में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है, सेकेंड फेज में जो कि लॉन्च किए गए थे लीड आईटी के। और आपको ध्यान रखना है 2019 में लॉन्च हुआ था। किसने किसने लॉन्च किया था? तो इंडिया और स्वीडन ने। किसके साथ मिलके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके, ठीक है। इंडिया और स्वीडन ने, ठीक है, इंडिया और स्वीडन ने, ध्यान दीजिएगा, इंडिया और स्वीडन ने, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? जो भी लीड करे वो स्वीट होना चाहिए ना, जो भी लीड करे वो स्वीट होना चाहिए, नहीं तो रूड होगा तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। जो भी लीड करे वो स्वीट होना चाहिए। स्वीट से याद रखिएगा स्वीडन, स्वीडन, ठीक है। स्वीट से याद रखिएगा स्वीडन, WSWE है ना इसमें, तो स्वीट की स्पेलिंग भी SWEET होती है, तो याद रखिएगा स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, ठीक है। तो जो लीड करेगा वो स्वीट होना चाहिए, याद रखिएगा स्वीडन। तो इंडिया और स्वीडन ने लॉन्च किया था लीड आईटी समिट 2019 के क्लाइमेट एक्शन समिट में। और अभी हाल ही में इसका नया समिट हुआ था, कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहाँ पे होल्ड की जा रही है एनुअल क्लाइमेट समिट UAE दुबई में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, with which country has India launched Electronic Origin Data Exchange Program EODES to facilitate implementation of Comprehensive Economic Partnership Agreement? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट CEPA, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम किसके साथ लॉन्च किया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है साउथ कोरिया, और फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इन चारों में किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा इसका सही आंसर है साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। एक दो बार देखेंगे आराम से याद हो जाएगा, इसमें ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने लॉन्च किया है इंडिया साउथ कोरिया EODES, ठीक है। EODES क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम विच विल फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर गुड्स ट्रेडेड अंडर CEPA, ठीक है। तो जो भी कस्टम डिपार्टमेंट है इन दोनों कंट्रीज के, ठीक है, तो उसमें डेटा एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ से कोई डेटा निकला कोरिया से, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी इंडिया के पास कि यहाँ से ये यहाँ पे ये कस्टम्स से ये डेटा निकला हुआ है, या किसी कंसाइनमेंट के बारे में ये डेटा है जो कि इंडियन पोर्ट से पहुँचेगा। तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी जो है हो नहीं पाएगी, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा साउथ कोरिया के साथ ये जो प्रोग्राम है EODES इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम वो लॉन्च किया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच मनी हैज़ यूनियन कैबिनेट एलोकेटेड फॉर एक्सटेंडेड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम? तो यूनियन कैबिनेट ने कितना मनी एलोकेट किया है एक्सटेंडेड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1500 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 2000 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 2500 करोड़, और लास्ट ऑप्शन है 3000 करोड़। तो कितने करोड़ जो है यूनियन कैबिनेट ने एलोकेट किए हैं एक्सटेंडेड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के लिए? तो साथियों इसका सही आंसर है 2500 करोड़, ठीक है। 2500 करोड़ जो है, 2500 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं यूनियन कैबिनेट द्वारा। कौन सी स्कीम में? तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा एक्सपोर्टर्स को फ्रॉम स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड ऑल ऑल MSME मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो एक्सपोर्टर्स को जो है ये प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम लाई गई थी, और ये
क्या है, इसमें कितना पैसा दिया गया है, इसमें 2500 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है, एलोकेट किया गया है। ध्यान दीजिएगा 2500 करोड़ रुपए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हेन वाज द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश्ड। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब एस्टैब्लिश हुई थी, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जून 2019 में, सेकेंड ऑप्शन है जून 2020 में, थर्ड ऑप्शन है जून 2021 में, और लास्ट ऑप्शन है जुलाई 2022 में। तो आपको बताना है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब स्टैब्लिश की गई थी। तो साथियों इसका सही आंसर है जून 2020 में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सेंस में ये न्यूज़ में था। तो साथियों अभी क्या करेगा, इंडिया जो है लीड चेयर हो जाएगा, जीपे एआई का, मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो लीड चेयर होगा वो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, लीड चेयर जो क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो 2024 में जो लीड चेयर जीपे एआई का होगा वो इंडिया होगा, और इसी के लिए इंडिया जो है एनुअल समिट होस्ट कर रहा है, एनुअल जीपी एआई समिट, दिसंबर 12 से दिसंबर 14 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इंडिया जो है लीड चेयर हो जाएगा एनुअल जीपे एआई का, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कब फॉर्म हुआ था। तो ये जून 2020 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 2020 में फॉर्म हुआ था, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, तो ये हो गई कंटेम्प्रेरी नॉलेज, करेंट नॉलेज, और ये हो गई स्टैटिक नॉलेज कि ये कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो 2020 में ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फॉर्म हुआ था, जिसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। अब जाके 2024 में इंडिया लीड चेयर बनेगा, इंडिया लीड करेगा, इंडिया जो है चेयरमैन होगा या चेयरपर्सन होगा इंडिया का, वो लीड करेगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव का प्राइमरी एम्फेसिस क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है क्लाइमेट पॉलिसी एडवोकेसी, सेकेंड ऑप्शन है एंगेजिंग यूथ इन इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटल एक्शंस, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन एनवायरमेंटल इशूज़, और लास्ट ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। तो ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव का एम्फेसिस क्या है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंगेजिंग यूथ इन इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटल एक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या है। तो यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के साथ ये पार्टनरशिप किया है, और ये पार्टनरशिप के साथ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्रीन राइजिंग। ठीक है, ग्रीन राइजिंग ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये किसके थ्रू कैरी होगा, तो ये इंडिया की युवा कैंपेन के थ्रू कैरी आउट होगा, जो कि प्लेस करेगा स्पेशल एम्फेसिस, जो कि यूथ को एंगेज करेगा इन्वायरमेंटल एक्शंस में एट ग्रास रूट्स लेवल। ठीक है, तो यूथ को जो है इंस्पायर करेगा, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा, पुश देगा, ताकि वो इन्वायरमेंटल एक्शंस जो है बहुत ही जुडिशियसली इन्वायरमेंट एक्शंस जो है लिए जाए यूथ द्वारा। ठीक है, एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये यूथ को एंगेज करेगा फॉर इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटल एक्शंस। ठीक है, क्या चीज़, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ठीक है, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव, आपको ये याद रखना है कि ये यूनिसेफ की इनिशिएटिव है। ठीक है, यूनिसेफ की इनिशिएटिव है, और इसमें कौन इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें इन्वॉल्व होंगे यूथ। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होंगे यूथ्स। ठीक है, यूथ्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड 2023 इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट ने किस पर्सनालिटी को जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन का अवार्ड दिया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है निखिल शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है निखिल डे, थर्ड ऑप्शन है राजेश कुमार, और लास्ट ऑप्शन है अनन्या सिंह। तो किस पर्सनालिटी को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन का अवार्ड मिला है यूएस गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है निखिल डे। ठीक है, निखिल डे को क्या मिला है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन का अवार्ड मिला है। ठीक है, और जो निखिल डे हैं वो को फाउंडर भी हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि राजस्थान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से आरटीआई इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में 2004 में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी है, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंटी करप्शन
चैंपियन कौन है? जो कुछ ना दे, ठीक है, ना दे से याद रखिएगा, ना दे मतलब निखिल डे, ठीक है, जो कुछ भी ना दे, ठीक है, कोई भी ब्राइब ना दे, ठीक है, ब्राइब ना दे, ना से निखिल और दे से डे, ठीक है, निखिल डे, तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि यूएस गवर्नमेंट का ये अवार्ड है, यूएस गवर्नमेंट ने बेस्टो किया है ना डे पर, निखिल डे पर, ठीक है, निखिल शर्मा से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है जो ब्राइब ना दे, ब्राइब ना दे, ना दे, ना से निखिल और दे से डे, निखिल डे, ठीक है, याद रखेंगे उसको ब्राइब ना दे, ठीक है, उसको, उससे याद रखेंगे उस, यूएस गवर्नमेंट का ये जो है अवार्ड है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी या ट्रिक भी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच रीजन्स वुमेन ऑफिसर्स वर द फोकस ऑफ एम्पावरमेंट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने अभी एक एम्पावरमेंट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी, तो वो किस रीजन के विमेन ऑफिसर्स से फोकस है, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, सेकेंड ऑप्शन है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, थर्ड ऑप्शन है नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट ऑप्शन है सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इन चारों में से जो है कौन सा फोकस था इंडियन आर्मी की एम्पावरमेंट एक्सरसाइज का, ठीक है, इंडियन आर्मी की एम्पावरमेंट एक्सरसाइज का, जो कि एम्पावर करेगा विमेन ऑफिसर्स को, तो किस रीजन की विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी की एम्पावरमेंट एक्सरसाइज एम्पावर करेगी, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शंस देख लिए थे, यूरोपियन यूनियन, आसियान, नेटो और सार्क। तो साथियों इसका सही आंसर है आसियान, ठीक है। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है टेबल टॉप एक्सरसाइज टू एम्पावर आसियान विमेन ऑफिसर्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आसियान विमेन ऑफिसर्स को एम्पावर करने के लिए इंडियन आर्मी ने टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की थी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन नेवल शिप मार्क्ड अ हिस्टोरिक राइवल एट पोर्ट लामू केनिया ऑन दिसंबर 9। तो किस इंडियन नेवल शिप ने अराइवल अपना मार्क किया है पोर्ट लामू केनिया में, आपको ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो पोर्ट लामू केनिया में कौन सी इंडियन नेवल शिप जो है अराइव की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन है आईएनएस विक्रमादित्य, सेकेंड ऑप्शन है आईएनएस सुमेधा, थर्ड ऑप्शन है आईएनएस विराट और लास्ट ऑप्शन है आईएनएस चक्र। तो इन चारों में से कौन सी आईएनएस जो है पोर्ट लामू केनिया में अराइव की है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है आईएनएस सुमेधा, ठीक है। आईएनएस सुमेधा जो है पोर्ट लामू केनिया में अराइव की थी, जो कि एक मैरीटाइम रिलेशनशिप की ओर इशारा करती है बिटवीन इंडिया एंड केनिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन सी शिप आई है, तो सुमेधा आई है, आईएनएस सुमेधा, ठीक है, आईएनएस सुमेधा आई है, कहाँ पे, पोर्ट लामू केनिया में, ठीक है, पोर्ट लामू केनिया में आई है, ठीक है। कौन आई है, आईएनएस सुमेधा, ठीक है, आईएनएस सुमेधा, ठीक है, आईएनएस सुमेधा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, सूखे हुए शिप आए हैं, ठीक है, 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 पानी में चलने के बाद भी शिप जो है सूखे हुए आए हैं। सूखे से कैसे याद रखेंगे, एस यू से याद रखिएगा सुमेधा, और के ई से ये केनिया में आए हैं, ठीक है, पोर्ट लामू में आए हैं, ठीक है, केनिया के पोर्ट लामू में आए हैं, ठीक है, केनिया कहाँ आए हैं, पोर्ट लामू में आए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सूखे शिप से क्या है, जो इंडियन नेवल शिप जो कि अराइव किया है, सूखे क्या है, एस यू से सुमेधा और के ई से केनिया, ठीक है, केनिया में पोर्ट लामू में ये अराइव हुए हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच टोटल फंडिंग डिड इंडिया रिसीव बाय दिसंबर 2023 अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ट्रैक्सन, ठीक है। हाउ मच टोटल फंडिंग डिड इंडियन स्टार्टअप रिसीव, यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप होगा, ठीक है। तो आपको बताना है इंडियन स्टार्टअप को कितना कितना फंडिंग मिला है बाय दिसंबर 5 2023, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सकैन, ठीक है, ट्रैक्सैन, ठीक है, ये रिपोर्ट है ट्रैक्सैन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है मॉनिटर करते हैं स्टार्टअप्स में कितनी फंडिंग दी गई है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इंडियन स्टार्टअप्स को कितनी फंडिंग मिली है बाय दिसंबर 5 2023 अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ट्रैक्सन, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है $5 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $7 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $10 बिलियन और लास्ट ऑप्शन है साथियों आपके सामने $15 बिलियन। तो आपको बताना है कितनी जो है राशि प्राप्त हुई है या कितनी
जो है फंडिंग रिसीव हुई है इंडियन स्टार्टअप द्वारा। तो साथियों इसका सही आंसर है $7 बिलियन। ठीक है, $7 बिलियन जो है इंडियन स्टार्टअप को ये रिसीव हुई है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया के अहित में है या इंडिया का डिक्लाइन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिया की जो स्टार्टअप पोजीशन है वो डिक्लाइन कर गई है टू 4th पोजीशन। ठीक है, टू 4th पोजीशन। अभी तक इंडिया 3rd नंबर पे थी, पर अब इंडिया की जो स्टार्टअप पोजीशन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो डिक्लाइन कर गया है 2023 में। ठीक है, हाईएस्ट फंडेड जोग्राफीज में ये है, इंडिया जो है डिक्लाइन कर गया है। ठीक है, इंडिया फाइंड इटसेल्फ बिहाइंड यूएस, यूके एंड चाइना इन 2023, रिसीविंग मीगर $7 बिलियन इन टोटल फंडिंग अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ट्रैक्सन। ठीक है, तो जो है इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, कि 2021 और 2022 में इंडिया का 3rd स्पॉट था, पर अब इंडिया का जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो रैंकिंग हो गई है वो 4th पोजीशन हो गई है। ठीक है, 4th पोजीशन हो गई है और $7 बिलियन जो है आए हैं फंडिंग में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ट्रैक्सन। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 डायमेंशंस आपको देखने हैं। पहले तो आप ये याद रखिएगा स्टार्टअप में इंडिया की क्या रैंक हो गई है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो इंडिया की 4th रैंक हो गई है। कितने पैसे आए हैं? $7 बिलियन आए हैं। ठीक है, कौन ट्रैक कर रहा है? तो ट्रैक्सन। और इसमें से पहले के 3 कौन है? चाइना यूएस तो होंगे, यूके आगे आ गया है। ठीक है, इंडिया से चाइना यूएस यूके। ठीक है, ये तीनों आगे आ गए हैं इंडिया से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो प्लेसमेंट है या रैंकिंग है वो कितनी है? 4th है। कितना $1 बिलियन अचीव किया है, रिसीव किया है फंडिंग में? $7 बिलियन अकॉर्डिंग टू डेटा ट्रैक्सन। इनके आगे आगे कौन है इंडिया के? चाइना यूएस यूके। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंपनी हैज़ ओवरटेकन ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको टू बिकम द 3rd मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी ग्लोबली। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो 3rd मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बनी है? किसको पीछे करके? ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी को पीछे करके, बैट को पीछे करके कौन सी कंपनी 3rd नंबर पे आ गई है ग्लोबली टोबैको कंपनी? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, सेकेंड ऑप्शन है चाइना नेशनल टोबैको कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है जापान टोबैको आईएनसी, और लास्ट ऑप्शन है आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी कंपनी जो है 3rd मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बनी है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, आईटीसी लिमिटेड जो है इंडिया की इंडियन टोबैको कंपनी, जिसका पूरा नाम होता है, वो 3rd मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बनी है ग्लोबली। और किसको पिछाड़ा है, किसको पीछे किया है? तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी को पीछे किया है। बैट को पीछे किया है किसने? आईटीसी ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस कंपनी को पीछे किया है, तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को किया है। और कौन से पोजीशन पे आ गई है? तो 3rd पोजीशन पे आ गई है। ठीक है, आईटीसी 3 ही लेटर है, तो 3rd पोजीशन पे आ गई है। किसको पीछे किया है? तो बैट को पीछे किया है। ठीक है, बैट मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है आर्टिकल 370 से रिलेटेड, तो हम लोग उसके बारे में कुछ इंट्रिकेसीज देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है यूनियन गवर्नमेंट का जो 2019 का डिसीजन है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर क्या किया गया है? अब्रोगेट कर दिया गया है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मतलब एब्रोगेट कर दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया है आर्टिकल 370 की वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया है यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन, जिसके अंतर्गत जो है स्पेशल स्टेटस जो जेके को मिला था, जम्मू कश्मीर को मिला था, वो रिवोक कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, कैंसिल कर दिया गया है। अब जेके जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, और जेके की कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है जो 2019 के पहले तक होती थी। जैसे इनके पास अपना रणबीर पीनल कोड था जम्मू एंड कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर में अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता था रणबीर पीनल कोड का। ठीक है, इनके यहाँ अलग फ्लैग्स थे। प्लस ये था कि कोई और इंडिया का जो इंडिया के जो और इंडियंस हैं वो जम्मू कश्मीर में ऐसे ही नहीं जा सकते थे। वहाँ पे सेपरेट सिटीजनशिप का भी एक प्रोविज़न था आर्टिकल 35A का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया है कि 370 जो है आर्टिकल जो था जिसको हटाया गया है, एब्रोगेट किया गया है, वो बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 370 जो था वो टेम्परेरी प्रोविज़न था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड इलेक्शन ड्राइव। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो ठीक बनाया गया है, और
इसमें जल्द से जल्द जो है इलेक्शंस हो, कब तक, बाय सितंबर 30 2024 तक। तो डायरेक्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने के लिए सितंबर 30 2024 तक, ठीक है। और नेक्स्ट क्या इनकी ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है जेके इंटीग्रेशन विद इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन इससे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, ठीक है। जो कि अभी तक एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी थी जम्मू एंड कश्मीर के पास, वो अब खत्म कर दी गई है। अब वो इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है, ठीक है, अखंड भारत का एक हिस्सा माना गया है, ठीक है। ये माना गया था कि आर्टिकल 370 जो है वो टेम्पररी प्रोविजन है, जो कि सिर्फ एक्सेशन को स्मूथ बनाने के लिए, जो 1950s 49s में जो एक्सेशन हुए थे इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर को, उसको स्मूथ आउट करने के लिए ये टेम्परेरी प्रोविजन यूज़ किया गया था। अब इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 370 को टेम्परेरी प्रोविजन घोषित कर दिया गया है, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं और कुछ चीज़ें। यहाँ पे साथियों कुछ और ऑब्जर्वेशंस थे। तो एक ही ऑब्जर्वेशन था कि प्रेसिडेंशियल पावर जो है वैलिड मान ली जाएगी, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 370 सेक्शन 1 क्लॉज डी के अंतर्गत ये माना गया था कि जो भी प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर है रिलेटेड टू आर्टिकल 370 सेक्शन 1 क्लॉज डी, वो अप्लाई होगा सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी जेके से जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। और इसको अप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन was not mandatory and the precedent action was deemed valid, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि वैलिडिटी ऑफ जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अपहेल्ड कर दिया गया था, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये बोला था कि जेके स्टेटहुड वुड बी रेस्टोर्ड, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी वाज अपहेल्ड, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल साहब थे, उन्होंने बोला था कुछ टाइम बाद जब जेके थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा वहाँ पे स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा, पर अभी के लिए जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लद्दाख को एज यूनियन टेरिटरी सही मान लिया गया है, ठीक है, अच्छा मान लिया गया है, अपहेल्ड कर दिया गया है, ठीक है। एक जस्टिस एसके कौल साहब हैं, कश्मीरी पंडित हैं, इन्होंने रिकमेंड किया था ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इन ह्यूमन राइट वायलेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं सिंस 1980s, तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी कौन, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी। और इसको फॉर्म करने की सारी पावर किस पे छोड़ दी गई है, तो गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है सारा डिस्क्रिशन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी को फॉर्म करने में और एस्टैब्लिश करने में, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों रिस्टोरेशन ऑफ जेके स्टेटहुड के बारे में था। तो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वहाँ पे 30 सितंबर 2024 तक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड लौटा देना चाहिए, रेस्टोर कर देना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए जो भी मेजर्स लिए गए हैं मेकिंग जेके एज यूनियन टेरिटरी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई, पर उन्होंने ये भी डायरेक्ट किया है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड उनका लौटा दिया जाए जम्मू कश्मीर का, ताकि जो है वो इंटीग्रल पार्ट हो जाए इंडिया का, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड टू आर्टिकल 370। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया जो कि 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगा इंडिया में, उसकी थीम क्या बनाई गई है आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेशंस, सेकेंड ऑप्शन है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टमेंट, थर्ड ऑप्शन है बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और लास्ट ऑप्शन है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स आईपीएस पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। तो आपको ये बताना है इन चारों में से क्या ऑप्शन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स आईपीएस पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन्वेस्ट इंडिया, पहले तो आपको याद रखना है इन्वेस्ट इंडिया कौन सा एडिशन होल्ड कर रही है इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का, तो 27th एडिशन होल्ड कर रही है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और ये जो इवेंट है ये दिस विल बी हेल्ड अंडर एजिस ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे थीम क्या है इसकी, तो एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स आईपीएस पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। तो याद रखिएगा बस एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है। एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स जो है थीम होगी किसकी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की। कौन होस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट इंडिया होस्ट कर रही है। कौन सा एडिशन है ये, तो ये 27th एडिशन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, सारे डायमेंशन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे हु हैज़ रिटेन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार कौन से लीडर, कौन से नेता जो है वो लोकप्रिय हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, सर्व लोकप्रिय हैं पूरे विश्व में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है शी जिनपिंग साहब, सेकंड ऑप्शन है जो बाइडेन साहब, थर्ड ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन साहब, और लास्ट ऑप्शन है हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो साथियों इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी साहब, इनके अलावा और कोई होगा ही नहीं। तो साथियों यहाँ पे क्या है कि इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 76% है, ठीक है। 76% बहुत ही हाई रेटिंग होती है, ठीक है। तो 76% अप्रूवल है इनके लीडरशिप में, इसीलिए इनको वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर लीडर माना गया है। किसको? नरेंद्र मोदी साहब को, ठीक है। इनको तो याद करने की आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको हमेशा ही पता रहेगा ये कि मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे ने नरेंद्र मोदी साहब को जो है वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय नेता, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर माना है विद अप्रूवल रेटिंग ऑफ 76%। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इवेंट डिड इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज इन दिल्ली टू कमोमरेट कारगिल वॉर विक्ट्री। तो कारगिल वॉर विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सी इवेंट ऑर्गेनाइज की थी, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है विक्ट्री परेड, सेकेंड ऑप्शन है ऑनर रन, थर्ड ऑप्शन है मेमोरियल सर्विस, और लास्ट ऑप्शन है वॉर वेटरन रीयूनियन। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑनर रन, ठीक है। ऑनर रन जो है इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया गया था टू कमोमोरेट कारगिल वॉर विक्ट्री, ठीक है। नाम याद रखिएगा, ऑनर रन किसने किया है? इंडियन आर्मी ने किया है। क्या कमोमोरेट करने के लिए? तो कारगिल वॉर विक्ट्री कमोमोरेट करने के लिए जो है ऑनर रन ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट डज नए भारत का संवाद फोकस ऑन। तो नए भारत का संवाद एक नई किताब है, आपको बताना है ये क्या किस चीज़ पे फोकस है, आपको ये बताना है, ठीक है। नए भारत का संवाद जो है किस चीज़ पे फोकस है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्पीचेस, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड ऑप्शन है इंडियन कल्चर, और लास्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर्स बायोग्राफी। तो इन चारों में से नए भारत का संवाद जो है उसका फोकस क्या है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी साहब की स्पीचेस, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है श्री रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने लॉन्च किया है नए भारत का संवाद, जो कि एक सेमिनल कलेक्शन है स्पॉटलाइटिंग प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब की इम्पैक्टफुल स्पीचेस, ठीक है। प्रधानमंत्री की इम्पैक्टफुल स्पीचेस को जो है इसमें पूरा कंपाइल कर दिया गया है नए भारत के संवाद में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, संवाद मतलब क्या होता है? संवाद मतलब होता है डायलॉग, ठीक है। संवाद मतलब क्या होता है? डायलॉग, म्यूचुअल डायलॉग, मतलब स्पीचेस जो देते हैं इंसान या जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं वो संवाद करती हैं, डायलॉग करती हैं, स्पीचेस देती हैं। तो याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी साहब की स्पीचेस से रिलेटेड है नए भारत का संवाद, ठीक है। नए भारत का संवाद जो है नरेंद्र मोदी साहब की स्पीचेस से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया है साथियों, किसको इनॉग्रेट किया है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब रामनाथ कोविंद जी ने इसको जो है लॉन्च किया है, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा ये। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में ये खबर आई है कि चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के अपॉइंट कर दिए गए हैं, इलेक्ट कर लिए गए हैं। तो आपको ये बताना है हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोहन यादव, सेकेंड ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, थर्ड ऑप्शन है कमलनाथ, और लास्ट ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है मोहन यादव जी को नया चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं? तो ये उज्जैन साउथ से एमएलए हैं, ठीक है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी याद रखिएगा, उज्जैन साउथ, ठीक है। उज्जैन साउथ से ये एमएलए हैं, वहीं से चुन के आए थे और इनको प्रधान चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो एम से मोहन और एम से ही मध्य प्रदेश, ठीक है। एम से ही मोहन और एम से ही मध्य प्रदेश। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, वैसे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे याद रखिएगा कि एम से मोहन यादव और एम से ही मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहन यादव बने हैं, ठीक है। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए मध्य प्रदेश में कितनी यूनिकैमरल, पहले तो ये बताइए कि यूनिकैमरल है या बाई कैमरल है। अगर यूनिकैमरल है तो यूनिकैमरल की कितनी सीट्स हैं, और बाई कैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी सीट्स हैं एमपी में, ठीक है साथियों। ये थोड़ा सा होमवर्क आप करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
साथियों यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो अगर आप बैंक की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप वीडियो ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी साथी जो हमारे साथ है बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ध्यान दें हमारा अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सिक्योर्ड 200 मिलियन यूरो लोन फ्रॉम जर्मन बैंक KfW। तो 200 मिलियन यूरो लोन किसने सिक्योर किया है जर्मन बैंक KfW से, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है NTPC लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC, थर्ड ऑप्शन है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, और लास्ट ऑप्शन है साथियों आपके सामने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योर किया है 200 मिलियन यूरो लोन फ्रॉम जर्मन बैंक KfW। तो साथियों इसका सही आंसर है REC ने। ठीक है, REC ने जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने सिक्योर किया है 200 मिलियन का यूरो लोन। आपको याद रखना है कौन से बैंक से, जर्मन बैंक KfW से। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे किसने किया है, जर्मन बैंक में भी 3 लेटर हैं KfW। ठीक है, और जिसने सिक्योर किया है उसमें भी है REC। ठीक है, बाकी में देखिए NTPC में 4 लेटर हैं, IREDA में 5 हैं, NIIF में भी 4 हैं। तो जिसमें 3 लेटर है REC, उसी ने जो है जर्मन बैंक KfW से कितना यूरो लोन सिक्योर किया है, तो 200 मिलियन यूरो लोन सिक्योर किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 200 मिलियन यूरो लोन सिक्योर किया है, जो कि क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिस्कॉम्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहांस करेगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो KfW ने किसको लोन दिया है, तो याद रखिएगा 3 लेटर है KfW में, तो 3 लेटर ही वाले को ये लोन देगा REC। ठीक है, कितना, 3 लेटर है दोनों में, लेकिन एक कम देगा, मतलब 200। ठीक है, 3 से एक कम 2। ठीक है, तो 200 मिलियन यूरो का 200 मिलियन यूरो लोन जो है प्रोवाइड किया गया है REC को। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द इंक्रीज्ड UPI लिमिट स्पेसिफिकली सेट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एज अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लिमिट कितनी इंक्रीज की है हेल्थ केयर और एजुकेशन में, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 2 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 3 लाख, थर्ड ऑप्शन है 4 लाख, और लास्ट ऑप्शन है 5 लाख। तो कितना UPI लिमिट को इंक्रीज किया गया है RBI द्वारा हेल्थ केयर और एजुकेशन में, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है 5 लाख। ठीक है, अब 5 लाख UPI लिमिट कर दी गई है, अब जो है 5 लाख तक रेमिट किया जा सकता है हेल्थ केयर और एजुकेशन में। ठीक है, कितनी अर्लियर लिमिट कितनी थी, तो अर्लियर इट वाज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, जो कि स्पेसिफिकली हेल्थ केयर और एजुकेशन में काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा UPI लिमिट हेल्थ केयर और एजुकेशन में बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 1 लाख से 5 लाख तक। ठीक है, और ये फैसला अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिया गया था। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विद विच कंपनी हैज IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर टू डिजाइन फर्स्ट SYWP क्रेडिट कार्ड। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड डिजाइन करने के लिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वीज़ा, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस, थर्ड ऑप्शन है डिस्कवर, और लास्ट ऑप्शन है मास्टर कार्ड। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड को डिज़ाइन करने में, तो साथियों इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड के साथ IDFC फर्स्ट बैंक ने डिज़ाइन किया है फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मास्टर के पढ़ाने पे ही आप फर्स्ट आते हैं। ठीक है, मास्टर के पढ़ाने पे ही आप फर्स्ट आते हैं। ठीक है, और फर्स्ट तो IDFC में फर्स्ट लगा ही हुआ है, तो आपको ये नहीं याद रखना है कि किस बैंक ने किया, बस आपको ये याद रखना है किसके साथ किया है। तो फर्स्ट कैसे आते हैं आप, जब मास्टर आपको अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, जब आपको अच्छा मास्टर पढ़ाता है तभी आप फर्स्ट आते हैं। तो फर्स्ट से याद रखिएगा IDFC का फर्स्ट SWYP कार्ड, और मास्टर कार्ड क्या है, ये डिज़ाइन किया है, पार्टनरशिप की गई है डिज़ाइन करने में फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो किसके पढ़ाने पे आप फर्स्ट आएंगे, तो मास्टर के पढ़ाने पे फर्स्ट आते हैं, ठीक है। मास्टर से याद रखेंगे मास्टर कार्ड, और फर्स्ट क्या है, तो IDFC फर्स्ट का फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड जो है डिज़ाइन किया गया है इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द बैंकर विच बैंक हैज़ बीन टाइटल्ड बैंक ऑफ द ईयर 2023 इन इंडिया। तो द बैंकर के अनुसार कौन सा बैंक बैंक ऑफ द ईयर 2023 बना है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फेडरल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक, और लास्ट ऑप्शन है HDFC बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है फेडरल बैंक, ठीक है। फेडरल बैंक जो है घोषित किया गया है बैंक ऑफ द ईयर 2023 बाय द बैंकर, ठीक है। तो द बैंकर ने क्या किया, फेड होके फेडरल बैंक को ये टाइटल दे दिया, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, एक बार फिर से ये ट्रिक देख लीजिए। द बैंकर ने, तो बैंकर ने क्या किया, फेड अप हो गया, फेड हो गया, फेड अप हो गया, फेड अप हो गया, ठीक है। फेड अप हो गया, फेड अप से याद रखेंगे फेडरल बैंक, तो फेड अप हो गया, इसलिए फेडरल बैंक को टाइटल कर दिया बैंक ऑफ द ईयर 2023, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी।